नमस्ते साथियों। हम 17 छंदों का अध्ययन करेंगे। तो जैसे ही हमारे सामने कोई श्लोक आता है तो उसमें हम सबसे पहले उसमें हम पदों का चयन करते हैं। यानी कि प्रत्येक छंद में पदों की संख्या 4 होती है। पदों का चयन करने के बाद हम उसमें वर्णों की संख्या गिनना शुरू करते हैं और उसकी जो पद है उसको हम पहला और तीसरा पद बायां भाग होता है और दूसरा और चौथा भाग दायां भाग हो जाता है। इस तरह से उनको 2 भागों में बांट सकते हैं और हम उनमें वर्ण गिनना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे वर्ण गिनते हैं तो कोई छंद तो हम वर्ण गिनते हैं तो किसी छंद में वर्णों की संख्या यानी प्रत्येक पद में वर्णों की संख्या समान होती है तो उसको हम समवृत छंद कहेंगे। और किसी पद में जब हमें वर्णों की संख्या समान नहीं मिलती अर्थात पहले और तीसरे में समान मिल जाए और दूसरे चौथे में समान मिल जाए यानी कि आधे भाग में समान और आधे भाग में समान, तो उसको कहेंगे हम अर्धसमवृत छंद। और यदि किसी छंद में हमें आधे भाग में समान मिल जाए और दूसरा जो आधा भाग है उसमें असमान मिले यानी कि पहले और तीसरे पद में समान मिल जाए और दूसरे और चौथे पद में असमान मिले तो उसको हम विषमवृत छंद कहते हैं। तो विषमवृत छंद को हम मात्रिक छंद भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के छंद हो गए, समवृत, अर्धसमवृत और विषमवृत छंद। विषमवृत छंद को मात्रिक छंद कहते हैं और यह इस छंद का एक ही उदाहरण है, वो है आर्य छंद। तो पहले और तीसरे पद में 12-12 वर्ण होते हैं और दूसरे और चौथे दूसरे पद में 18 और चौथे पद में 15 वर्ण होते हैं। फिर हम देखते हैं अर्धसमवृत छंद। अर्धसमवृत छंद का एक ही उदाहरण है, वो है वियोगिनी छंद। वियोगिनी छंद के आधे भाग यानी कि पहले और तीसरे में वर्णों की संख्या समान मिलेगी और बाकी का जो आधा भाग है दूसरा और चौथा पद में वर्णों की संख्या समान मिलेगी। फिर हम चलते हैं समवृत छंद। समवृत छंद में प्रत्येक पद में वर्णों की संख्या समान मिलेगी और वर्णिक छंदों की संख्या समवृत वर्णिक छंदों की संख्या 16 है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमें छंद में वर्णों की संख्या देखिए समान आई प्रत्येक पद में, मानो कि 8 आ गए तो 8 वर्ण आए तो 8 वर्णों वाला सिर्फ एक ही है छंद, अनुष्टुप छंद। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्णों की संख्या 8 से 11 हो गई। तो 8 से 11 वर्णों वाला जो छंद है उसके 4 भाग हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति वज्रा, उपजाति छंद और शालिनी छंद। जब हमने 11-11 वर्ण पढ़े प्रत्येक छंद में तो हम इसके बाद में उनमें हम वर्ण को गिन लिए। अब इसके बाद हम उनकी मात्राओं को गिनना शुरू करते हैं और मात्राओं को गिन करके फिर उनके गण बनाते हैं। जैसे अब मात्राओं को और जब प्रत्येक छंद की जो शुरुआत है वो तगड़ से शुरू होती है तो वह इंद्र वज्रा का होता है छंद, और यदि उसकी शुरुआत प्रत्येक पद की शुरुआत जगण से शुरू होती है तो उपेंद्र वज्रा का है। और तगण और जगण से शुरुआत होती है प्रत्येक, यानी किसी पद की शुरुआत तगण से हो जाती है तो किसी की जगण से हो जाती है तो उसको हम उपजाति छंद कहते हैं।
और ये छंद की शुरुआत मगण से होती है तो उसको हम शालिनी छंद कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि वर्णों की संख्या अगर 12 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 12 वर्णों वाले छंद 3 है, वंशज, द्रुत, विलंबित और भुजंग प्रयात। तो इनके लिए भी हम गणों का निर्माण करेंगे और गण का निर्माण करने के लिए प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण लेते हैं। तो इसमें अगर जगण से शुरुआत होती है तो वंशज हो जाएगा, प्रत्येक पद नगण से शुरू होता है तो वह द्रुत विलंबित होगा, और यगण से शुरू होता है तो भुजंग प्रयात होगा। अब वर्णों की संख्या 14 हो गई, तो 14 वर्णों वाला सिर्फ एक ही है, वसंत तिलका। फिर आगे चलते हैं, अगर वर्णों की संख्या 15 हो जाती है तो 15 वाला भी एक ही है, मालिनी, मालिनी छंद। फिर वर्णों की संख्या 17 हो जाती है तो 17 वाला भी 3 है, यानी शिखर, यानी कि हिरणी मदमस्त होकर के शिखर पर चढ़ गई। 3 है इसके भी, हिरणी, मदाक्रांता और शिखरणी। तो मदाक्रांता के प्रत्येक पद की शुरुआत होती है नगण से, मदाक्रांता की मगण से, और शिखरणी की होती है यगण से। अब वर्णों की संख्या 19 आ जाती है प्रत्येक पद में, 19 तो उसको शार्दूल विकीर्णित छंद कहते हैं। और जब वर्णों की संख्या 21 आ जाती है तो उसको स्रगधरा छंद कहते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या और जिसमें छंद, जब वर्णों की संख्या का पता चल जाता है और उस वर्ण वाला जब एक ही छंद होता है तो ऐसी स्थिति में उनमें यानी कि गण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उनकी मात्राओं को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको वैसे ही पहचान लिया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो गण है, गणों की संख्या 8 होती है और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। गणों के नाम है, यह समझ लीजिए कि जो वर्ण होते हैं हमारे पास में कुल वर्ण होते हैं 10 वर्णों से 8 ही गण बन पाते हैं, 3 वर्ण मुक्त, यानी 2 वर्ण जो है वो मुक्त रह जाते हैं। तो ये वर्ण है, ये माता राजभान शलगा, यमाता राजभान शलगा। तो यह को है हम लघु से प्रदर्शित करते हैं, लघु खड़ीपाई से गुरु को। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जिसमें हमने एस लगा रखा है और जिसमें हमने आ की मात्रा लगा रखी है, यह माता राज भान शलगा, तो उसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि, और जो लघु स्वर है उसको हम खड़ी पाई से प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो लघु स्वर है उसको तो हम खड़ी पाई से प्रदर्शित कर देंगे, लेकिन जो गुरु स्वर है उसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। और जो लघु स्वर भी दीर्घ हो जाता है, वो दीर्घ कब होता है, उसके 3 नियम है। तो 3 वजह से वो होता है, या तो लघु स्वर के बाद में कोई विसर्ग आए, या अनुस्वार आए, या कोई आधा वर्ण आ जाए, तो वह लघु स्वर भी दीर्घ हो जाता है। और जो अंतिम जो हलंत वाला वर्ण है वो भी क्या है, दीर्घ हो जाता है। वो दीर्घ जब उसकी जरूरत पड़ती है कि अगर छंद उसका पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में अंतिम हलंत भी, यानी जो पद का अंतिम हलंत है वो भी क्या अपने आप को दीर्घ बना लेता है, जैसे नक्षत्र का नक्षत्रम हो जाता है। तो साथियों, छंद पहचानने की जो ट्रिक है ये आसानी से पूरी हो गई। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।